गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना शशांक चक्रवर्ती फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आपने? पिछली क्लास में आपने ये देखा था कि काइनामेटिक्स में जो ग्राफ होते हैं उसको कैसे इजी बनाया जाता है। और मैंने क्या करा था, y = mx+c की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको v = u+at के साथ पूरा का पूरा कोरिलेट कर दिया था। तो जिससे क्या हो गया, 12 ग्राफ हमें y = mx+c के बने और 12 ही ग्राफ हमारे पास 6 ग्राफ आपके इसके बने y = mx+c के, और 6 के 6 ग्राफ आपके हमने फिर से बनाए किसके, v = u+at के। तो हमने इस तरीके से रिलेट करा था और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर को बहुत अप्रिशिएट करा, मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी दिए और मुझे बहुत सारे लाइक्स भी दिए और मुझे बहुत सारे व्यूज़ भी दिए और सब्सक्राइबर भी दिए। मैं चाहता हूँ आगे भी आप इस तरीके से ही मुझे अप्रिशिएट करते रहें और टीचिंग के हिसाब से आप आगे के लेक्चर को भी ऐसे ही देखते रहें। और मैं बहुत इस चीज़ से मोटिवेट होता हूँ, मैं बहुत इस चीज़ से प्रेरित होता हूँ कि हाँ, मैं बच्चों के लिए कुछ और अच्छा कर सकूँ, अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, क्योंकि हम भी एक लर्नर हैं, हम भी सीख रहे हैं और हमें और भी आगे सिखाना है। जब तक हम इस टीचिंग में हैं, जब तक हम पढ़ा रहे हैं, तब तक हम एक लर्नर हैं। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, चाहे अनुभव कितना भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या हैं, लर्नर। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें बहुत मोटिवेट करा, स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट को बहुत मोटिवेट करा। ठीक है, आज हम फिर से लेक्चर लेके आए हैं ग्राफ के बिहाफ पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सभी के ग्राफ बिल्कुल इजी हो जाएं। तो मैं चाहता हूं कि ग्राफ बिल्कुल अगर इजी बनाना है तो हमें हर एक स्टेप को सीखना होगा। एक स्टेप हम सीख चुके हैं, अब दूसरी स्टेप पे हम आते हैं और दूसरी स्टेप के हिसाब से हम उस पर काम करना चालू करते हैं। तो सबसे दूसरा स्टेप का जो काम है वो हमें निकालना है स्लोप। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है, ढाल कैसे निकाला जाता है, उस चीज़ को सीखते हैं, क्योंकि मैं आज आपको स्ट्रेट लाइन कर्व के भी ढाल बताऊँगा और मैं आपको कर्व वाले जो कर्व होते हैं जिनमें अलग अलग आपका वेरिएबल बनता जाता है ढाल, उसको भी दिखाऊंगा मैं। उसी के बाद ही हम न्यूटन की जो दो इक्वेशन बची हैं, एक तो s = ut + ½ at² और एक v² = u² + 2as, उन्हीं को हम ग्राफ के साथ रिलेट कर पाएंगे। मैं आपका बहुत इजी बना दूंगा ग्राफ। तो चलें आज चालू करते हैं सेकंड अपना इसके हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले अपन निकालते हैं स्लोप, फाइंड स्लोप। टॉपिक आज अपन ले रहे हैं फाइंड स्लोप। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है उसके हिसाब से बात करते हैं, मतलब ढाल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसके हिसाब से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने y और x ऐसे लिया, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस वन इज योर y एक्सिस। अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन कर्व लिया इस टाइप का, ये आपने स्ट्रेट लाइन कर्व लिया, अब आपको ढाल निकालना है। पहली बात, एंगल हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, ये हमेशा दिमाग में रखें कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। एंगल कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात दिमाग में रखें कि एंगल हमेशा कैसा बनाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है तो आप देखें ये जो थीटा लिया गया है, ये थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में है, 0 से लेकर 90 के बीच में। अब 0 से लेकर 90 के बीच में, तो हम क्या स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, स्लोप को हम tan थीटा से डिनोट करते हैं। अब आप देखो, जब भी 0 से लेकर 90 के बीच में आएगा तो tan थीटा हमेशा कैसा आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो आप देखो, अभी हमारे पास 0 से लेकर 90 के बीच में और tan थीटा कैसा आएगा, हमारे पास पॉजिटिव नेचर का आएगा। मतलब कैसा, ये पॉजिटिव नेचर का। अब पॉजिटिव नेचर आएगा तो हम उसके हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेचर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव कैसे हुआ, तो हम एक बात को जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, हम इस बात को जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो यहाँ से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1, y1, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, x1, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई मेरे पास, y1। तो y1 किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये भी चीज़ क्या हो गई हमारे पास, y1। अब मैं बात करूँ, अब ये आपने क्या ड्रॉ करा था, परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है।
ये आपका बेस है। तो अब हम बात करें, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इस पे देख रहा है तो इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज योर y1 और बेस इज योर x1। क्लियर सी बात है, ये आ गया। और अगर इसको हम इलेबोरेट करें, और अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, तो और अगर एक्सप्लेन करें तो आप देखो इस कोऑर्डिनेट को, ये जो होता है एक्स वाई, अगर हम मिलाएं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, अगर तीनों एक्सिस को मिलाएं तो तीनों एक्सिस का जहाँ पे बिंदु मिलता है, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट मिलता है, दिस कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, या पे प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं जिसको, तो वो क्या होता है हमारे पास, ओरिजन। अगर हिंदी में बोले तो इसको मूल बिंदु। तो ये 0,0। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोऑर्डिनेट हम लेके चलें, अगर आप इसको लेके चलते हो कि सर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मेट को हम बदल देंगे और हम क्या बोलेंगे, यहीं से हम फिर दो बिंदु ले लेंगे। हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा क्या है, ये जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से हम हटा देंगे इस लेंथ को और हम बोलेंगे सर ये जो लेंथ है ये y2 माइनस y1 है और ये जो लेंथ है ये अब x2 माइनस x1 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से बात करें, अब मैं इसको क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरे पास अब क्या बन गया, परपेंडिकुलर मेरे पास बन गया y2 माइनस y1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, y2 माइनस y1 और नीचे क्या लिखूँगा, x2 माइनस x1। तो जो चीज़ मैंने सिर्फ आपको किस भी आप पे दिखाई थी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस के दम पे आपको बताया कि टेन थीटा बराबर y अपॉन x होता है। तो सेम चीज़ अब मैंने क्या करी, दो कोऑर्डिनेट ले लिए, x1 y1 x2 y2, उसके बिहाफ पे सिखाई। तो मेरे पास क्या निकल के आता है, अगर हम किसी चीज़ में डिफरेंस बोलते हैं, अगर हम अंतर की बात कर रहे हैं तो हम इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x, ये हो गया। अब अगर ये अंतर बहुत बड़ा है, ये जो अंतर है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस अगर बहुत बड़ा है, डिफरेंस इज लार्ज, देन हम इसको किससे दिखाएंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। अगर डिफरेंस बहुत ही डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया आपके पास, तो फिर आप टेन थीटा को क्या लिखोगे, यहीं से टेन थीटा को लिखोगे dy अपॉन dx, ये हो गया। अब इसको dy बाई dx को हम ये भी बोलते हैं, इसको हम स्लोप भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी को हम डिफरेंशिएट भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करना, मतलब इसको ढाल भी बोल सकते हैं और इसको हम अवकलन करना भी बोल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमें स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकाला कैसे जाता है, स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास है, इसको नोट करें पॉज करके, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं यहीं से, देखें इसके भी यहाँ पे। अब हम स्लोप निकालना सीखते हैं प्रॉपर ढंग से। आपको पिछले लेक्चर का याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टेन थीटा पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो हम यहीं से काम करते हैं। अगर मान लो आपने इस तरीके का लिया है, हमारे पास ये लिया, जिस वन ये आपका x हो गया, ये y हो गया, आपने बोला कि सर हमने ये लिया, एंगल कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो आपने 60 डिग्री लिया, ठीक है, 60 डिग्री ले लिया। अब आपने बोला कि सर यहाँ पे स्लोप निकालें, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ गया, ये चीज़ आ गई। क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो गया, मान लो ये h है, ठीक है, और ये वाला हमारे पास हो गया b, तो ये आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ले लिया हमने b, h। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब कितना आ जाएगा, स्लोप आ गया टेन 60। टेन 60 की वैल्यू कितनी रही, परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना रहा h और बेस कितना रहा b। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो h डिवाइड बाय b, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो हमें ये भी पता लग गया कि जो हमारे पास हाइट आई है वो बेस की कितना टाइम्स है, √3 टाइम्स है, ये भी हमें पता लगा। अब दूसरी बात करते हैं, मैं यहीं से बात करता हूँ। ये जो मेरे पास थीटा आया, ये क्या था, जो आपने थीटा लिया ये 90 डिग्री से पहले था,
मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में था, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्यूट एंगल भी बोलते हो, न्यूनतम कोण, एक्यूट एंगल भी बोलते हो। चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि साहब एक्यूट एंगल हमारे पास आया 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो इसको हम न्यूनतम कोण बोलते हैं। बेटा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, और बहुत जल्दी मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए बिल्कुल सेपरेट कर दूंगा, तो उसमें आप निश्चिंत रहें इस बात के लिए। फिर भी मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी अगर मेरे को बच्चे देखते हैं, यहाँ पे मेरा वीडियो देखते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, तो सभी के सभी समझ सकें। इसी वजह से हम इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये चीज़ आ चुकी है। तो हमारे को पता लग गया कि साहब 0 से लेकर 90 के बीच में आएगा, मतलब tan थीटा कैसा रहेगा हमारे पास, tan थीटा हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक की बात आ गई। अब आप यही देखो, मैं इसी को एक और आपके सामने बनाता हूँ, ये x लेता हूँ और ये y लेता हूँ। मान लो मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करके देता हूँ आपको, ये बन गया स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बन सकता है कर्व, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है तो मान लो यहाँ से ये एंगल बनाते हो, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे एंगल। आपको ये पता है, मैंने आपको बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया जाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया आपने, ये लाइन यहाँ तक पहुँचा दी आपने, ये लाइन आपने यहाँ तक पहुँचा दी। अब आप देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 135 का एंगल बना है, तो पूरा एंगल कितने का होता, पूरा एंगल कितने का होता बेटा, 180 का। अब 180 में से अगर आप 135 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, घटा देते हो, तो ये कितना बचता है, 45 डिग्री का एंगल। अब दिमाग के अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं 4 क्वाड्रेंट बनाऊँ, तो 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो 4 क्वाड्रेंट कैसे बनेंगे मेरे पास, ऐसे बनेंगे। ये देखो 4 क्वाड्रेंट बन गए, 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब आप खुद एंगल देख के देखो, आपको ये जो एक्सिस आ रही है, ये जो लाइन बनाई है आपने, इसके अकॉर्डिंग आपको tan थीटा मतलब जो 45 डिग्री दिख रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। और अगर हम 135 को जाके देखें, 135 यहाँ से किधर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ते हुए सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल बना हुआ किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें, क्योंकि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो यहाँ से tan 135 की वैल्यू निकालते हैं। अब tan 135 कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस 45 हो जाएगा। अब आपको ये पता है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का cot 45 ये आ जाएगा। अब माइनस का cot 45 आया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब आप देख सकते हैं कि स्लोप आपके पास क्या आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। स्लोप क्या है आपके पास, नेगेटिव आ चुका है। बात समझ में आए? आप नहीं समझते तो इतना दिमाग लगा सकते हैं ना कि ये कौन सा है, ये एंगल कैसा हुआ, ये एंगल देखो क्या हो गया, ये एंगल हो गया क्लॉकवाइज। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप ले रहे हो तो अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज एंगल कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो आप क्या लोगे, tan माइनस का 45। अब tan माइनस का 45 आपके दिमाग में है ना कि tan किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो आप क्या लिखोगे, माइनस का tan 45 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो आप देखें आंसर बिल्कुल आ गया हमारे पास। तो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको पता लग गया कि स्लोप नेगेटिव कब आता है, जब आपके पास जो थीटा हो वो 90 से तो बड़ा हो और थीटा किससे हो, 180 से छोटा हो। तो जब थीटा आपके पास 0 से 90 के बीच में होता है तो आपके पास स्लोप कैसा आता है, पॉजिटिव। और जब आपका जो थीटा है या जो भी आपके पास जो ढाल ले रहे हो, अगर वो आपका 90 से 180 के बीच में है तो आपके पास स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव आता है। बेटा इसको फटाफट से नोट करें ताकि मैं आगे बढ़ा सकूंगा। फटाफट से नोट कर लें इसको, ये x है और ये y है, फटाफट से नोट करें और फिर पॉज करके नोट कर लें, फिर वापस आगे चालू करते हैं। जल्दी से नोट करें बेटा। होपफुली आप सभी ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। जैसे इसके आगे बढ़ते हैं, अब मैं यहाँ से आपके पास बात करता हूँ कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ना चालू करते हैं, यहीं से चलते हैं। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन की बात करी। स्ट्रेट लाइन में हमारे को बहुत इजी ढंग से पता लग गया कि स्ट्रेट लाइन में जब 0 से लेकर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और 90 से 180 का एंगल बनता है तो हम उसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। जरा आगे इस बात को एक और समझें। मैं आपको एक बात और समझाता हूँ यहीं पर। बढ़िया है कि उसी बात को अभी समझा दिया जाए ताकि आपको बढ़िया ढंग से उसमें समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, मैं दोनों को बना के रख रहा हूँ यहीं पे। ये बना दिया मैंने, दोनों को एक साथ ही बना के रख रहा हूँ, जिसमें ये आपके पास x हो गया, ये y हो गया। आपने ये लाइन बनाई थी, ये एंगल बनाया था 135,
ये बन गया एंगल 135। अब आप जरा दिमाग चला के देखें यहीं पे, अगर मैं आपके सामने इस वाली लाइन के, ये जो x वाली लाइन है ना, अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इस लाइन की क्या ड्रॉ करी मैंने, पैरेलल लाइन। अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल कितने का रहेगा बेटा, 60 रहेगा। क्लियर है। मैंने आपसे बोला ये O पॉइंट है, इसको हटा देते हैं, ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है, तो मैं B पॉइंट के भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एंगल बनाया, फिर से कितना आएगा, 60 डिग्री। आप बोलोगे सर हम तो यहाँ पे D बोले, ये हमारे पास C पॉइंट है, मैं फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा और आपसे क्या बोलूँगा, बेटा यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा, 60। तो मैं आपसे बोलूँ बेटा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे O A B C चारों पे स्लोप बताएं स्ट्रेट लाइन के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, एट पॉइंट O A B C सब पे स्लोप की बात करें तो स्लोप पे स्लोप कितना रहेगा, 10 60 10 60 10 60 10 60। तो स्लोप हमेशा मेरे पास O A B C अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्लोप कैसा रहेगा मेरे पास बेटा, बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगा, स्लोप बदलेगा नहीं। तो ये दिमाग में फिट कर लें, बिल्कुल फिट करें, स्ट्रेट लाइन कर्व में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। बिल्कुल दिमाग में फिट करें कि स्ट्रेट लाइन कर्व होगा तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ से लेकर C तक में या यहाँ से लेकर आगे तक मैं कितने भी बिंदु बनाऊँ, कितने भी पॉइंट बनाऊँ, नंबर ऑफ पॉइंट मेरे पास इनफाइनाइट हो, लेकिन स्लोप कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जरा इसकी बात करें, मान लो मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ ये A पॉइंट है, ये बोलता हूँ आपसे B पॉइंट है, ये बोलता हूँ आपसे C पॉइंट है, ये बोलता हूँ आपसे D पॉइंट है। मैं चारों पॉइंट पे स्लोप पूछूँ, क्या करूँगा, इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँगा, यहाँ से एंगल बनाऊंगा, फिर से 135। इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँगा, फिर से यहाँ से एंगल बनाऊंगा 135। इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँगा, फिर से एंगल बनाऊंगा 135। आप देखो हमेशा मेरे पास एंगल कितने का बन रहा है, 135 का। मतलब A B C D, तो मैं बोलूँ A बराबर B बराबर C बराबर D, सब पे मेरे पास स्लोप कैसा रहने वाला है, बिल्कुल सेम, 10 135 10 135 10 135 10 135। हमेशा मेरे पास स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर हमेशा स्लोप कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो अभी तक हमने यहाँ से 2 से 3 बातें सीखी। पहली बात सीखी कि स्लोप निकालने के लिए अगर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो हमारे पास स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर 90 से 180 के बीच में है तो स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। तीसरी बात हमने सीखी कि चाहे स्ट्रेट लाइन कर्व हमारे पास इस पॉजिटिव फॉर्मेट में हो चाहे नेगेटिव फॉर्मेट में हो, स्लोप हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। नोट करें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब कर्व शेप पे चलेंगे हम, जल्दी से नोट करें, पॉज करके नोट कर ले। नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं यहीं से। बेटा आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे विश्वास कर लेंगे तो बहुत जल्दी सभी चीज़ों को सीख जाएंगे। अब देखें, आपसे बोला गया, मान लो कोई ऐसा पाथ है कर्व शेप में, कोई पर्सन दौड़ रहा है यहाँ, ऐसे ये दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। तो आपसे बोला गया अगर कोई पर्सन ऐसा दौड़ रहा है, मैं आपसे बोलूँ बेटा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इस पे स्लोप निकालो। भाई स्ट्रेट लाइन पे स्लोप निकालना बड़ा इजी काम है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, मस्त तरीके से काम करा, वहाँ से एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज, पता लग गया फटाक से। तो लेकिन कर्व शेप में कैसे बनाया जाए, तो कर्व शेप में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन। अब पर्सन कैसे जा रहा था, पर्सन ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के पीछे और आगे बिंदु लेंगे, बहुत छोटे छोटे गैप में, बहुत छोटे छोटे से गैप में इस पॉइंट के पीछे और आगे एक बिंदु लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जिस दिशा में ये पर्सन जा रहा है उस दिशा में एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बात समझ में आ गई। इसकी बात करें तो इस पे क्या करेंगे, आगे और पीछे बिंदु लिया, इस दिशा में जाते हुए इसकी पॉइंट ड्रॉ कर दी। इस बिंदु की बात करें तो इसकी बात करें, ये आगे और पीछे जाते हुए हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो, अगर मैं XY की बात करूँ यहाँ से, तो अगर मैं ये बोलूँ ये आपकी XY लाइन है, तो आप देखो ये जो एंगल आया ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आया। इसकी बात करें तो पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो स्लोप कितना रहा, मतलब एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। वाह, पता लग गया कि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, यहाँ पे θ1 जो बना है वो किसके बीच में है, 0 से लेकर 90 के बीच में। जो θ1 आया वो 0 से लेकर 90, मतलब यहाँ पे हमारे पास tan θ1
वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसकी बात करें, एक्स लाइन जो आई थी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल जो लाइन आई थी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल आ गई, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी इसी लाइन के पैरेलल आ गई। तो स्लोप कितना रहा, मतलब थीटा कितना बना, 0। तो थीटा टू 0 आया तो tan 0, 0 की वैल्यू कितनी, 0 आ गई आपके पास। तो स्लोप कितना हो गया आपके पास, 0। यहाँ की बात करें, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करी, तो आप देखो ये जो थीटा बना ये कौन से क्वाड्रेंट का बना बेटा, 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देखो, 4 क्वाड्रेंट बनाओगे तो ऐसे और ऐसे बनाओगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कौन से क्वाड्रेंट का बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, tan माइनस थीटा 3, मतलब माइनस का tan थीटा 3। तो पता लग गया कि स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हमारे को स्लोप निकालना पता लग गया कि साहब कर्व शेप में स्लोप कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो किसी भी पाथ पर जिस पे कोई पर्सन भाग रहा हो या कैसा भी आपको बॉडी चलती हुई दिखाई दे, उस पाथ के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बस जिस डायरेक्शन में वो पाथ चल रहा हो, जिस पॉइंट पे दिया है उस पॉइंट के थोड़ा सा पहले और उस पॉइंट के थोड़ा सा बाद में 2 बिंदु कंसीडर करें और दोनों से मिलाती हुई एक लाइन को ड्रॉ कर दें, वो आपको बता देगी कि साहब टेंजेंट कैसा बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहीं से नोट कर लीजिए इसको। चलें आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखिए अब देखें हम हमारे पास स्लोप निकालने का तरीका। अब देखें यहाँ से हमने मान लो ऐसा कर्व लिया, ये ले लिया आपको पता लगा ये x है, ये y है। आपने 2 बिंदु कंसीडर करें, ये a बिंदु, 3 बिंदु ले लेते हैं लोग, a b c बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, 3 बिंदु ले। आपको कैसे बताया था मैंने, जैसा भी दिया गया हो, अब आपको ऐसे दिखाया गया ना ये चीज़ इधर की साइड बढ़ते हुए, तो आप क्या करोगे, ऐसे 1 बिंदु लोगे, 2 बिंदु लोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ऐसी लाइन बनाओगे, ये बना दी, इसमें भी ये लिया, ऐसी लाइन बना दी, ठीक है, इसमें भी ये लिया, इसको यहाँ से हटाते हैं, देखें ऐसे ये लाइन बना दी, इसमें भी ये और ये बिंदु लिए और ऐसी लाइन बना दी। दिस वन इज योर टेंजेंट, ये बना दी। अब आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है मेरे पास, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाई, ये हो गया थीटा 1, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाई, ये हो गया थीटा 2, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाई, ये हो गया थीटा 3। अब आप चेक करके बताएं, यहाँ पे आपको अपने आप दिखेगा कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो अगर मैं ए बी सी 3 पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ए बी सी 3 पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तीनों पॉइंट पे मुझे पता लगता है कि साहब मेरा थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 को देखने के सबसे बड़ा एंगल मेरे पास थीटा 3 आता है, उससे छोटा एंगल थीटा 2 आता है, उससे छोटा एंगल थीटा 1 आता है। लेकिन तीनों की सिचुएशन आप समझ के देखें तो आप तीनों के एंगल जो आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा एट पॉइंट सी, ये हो गया एट पॉइंट बी और यहाँ पे हो गया एट पॉइंट ए। अगर मैं यहाँ से tan थीटा 3 की बात करूँ, यहाँ से tan थीटा 2 की बात करूँ और यहाँ से tan थीटा 1 की बात करूँ, तो आप देखें यहाँ पे, आप अगर आप फील करें, मान लो थीटा 1 है आपके पास 30 डिग्री, ये थीटा 2 हो गया 45 डिग्री और थीटा 3 हो गया आपके पास 60 डिग्री। तो ज़रा सोच समझ के देखें, यहाँ से tan थीटा 3 tan 60 आ गया, यहाँ से कितना आ गया tan 45, यहाँ से कितना आ गया tan 30। आप वैल्यू फाइंड आउट करके देखें, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ये वैल्यू होती है 1/√3। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि स्लोप हमारे पास कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। तो स्लोप इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से स्लोप निकाला जाता है। आपको पता लग गया कि स्लोप कैसे ऑर्डर का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, ठीक है। तो स्लोप इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो आपको समझ में आ गया कि स्लोप कैसा हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे को ये पॉइंट समझ में आ चुका है, इसको नोट करें, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के बिहाफ पे हम। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे वाले पे चलते हैं। देखें बना रह रहा है ये वाला, निश्चिंत रहें आप इस चीज़ में, ये वाला मैंने ऐसे कैसे ही बना के रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको इस तरीके का दिया जाता है, ये कर्व दिया जाता है, ये कर्व दिया गया, जरा फील करते हैं इसको, y और x। आप फिर से वही 3 बिंदु लो, a, b और c, ठीक है। a, b और c लेते हैं। तो a, b, c लेने पे हम क्या करते हैं, फिर से वही यहाँ से ड्रॉ करी हमने टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो गई, ये लिया, एक टेंजेंट यह हो गई, एक ये वाला लिया, एक टेंजेंट यहाँ हो।
अब आप देखें, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, दिस वन इज योर θ1, ये हो गया θ2 और ये हो गया आपके पास θ3। अब आप चेक कर सकते हैं कि θ3 सबसे छोटा है, θ2 उससे बड़ा है और θ1 उससे भी बड़ा है। तो आप देखें यहाँ पे θ3 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ1। देख लो ऑर्डर बदल गया, पहले सबसे बड़ा θ3 आया था यहाँ पे जब इस टाइप का था, इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ था ये, बढ़ते हुए क्रम का ग्राफ था ये। अब जरा इस ग्राफ की बात करते हैं, तो जरा हम यहाँ से देखें, θ3 सबसे छोटा आया, θ2 उससे बड़ा आया, θ1 उससे बड़ा है। मतलब मैं यहाँ से बात करूँ tan θ3, tan θ2 और tan θ1। अब जरा घुमाते हैं, ये मान लो ये 60 का हो गया, ये मान लो 45 का हो गया और ये मान लो 30 का हो गया। तो आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा कि साहब tan 30 है, ये tan मेरे पास 45 है और ये मेरे पास tan कौन सा है 60 है। तो यहाँ से बात करें 1/√3, ये आ गया 1 और ये आ गया मेरे पास √3। अब आप खुद देख सकते हैं कि ढाल हमारा कैसा हो रहा है तो वही 0 से लेकर 90 के बीच में, लेकिन दिमाग लगा के देखें जो ग्राफ हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में, जिसमें जितने भी एंगल है वो 0 से लेकर 90 के बीच में, लेकिन ढाल लगातार कम हो रहा है, लगातार, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप हमारे पास क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है, लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो हमारे देख सकते हैं कि स्लोप कैसा हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है, मैंने वैल्यू सही दे के बताया ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर हम फटाफट से 2 ग्राफ और बनाएंगे, फिर और शानदार काम करेंगे। जल्दी से नोट करें बेटा। आप निश्चिंत रहें, अगर आप स्टूडेंट फैक्ट्री में पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट फैक्ट्री से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ें तो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको और कंटेंट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो भी हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चिंत रहें, आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको टॉपिक भी समझ में आएंगे और आप इजीली हर चीज़ को ढंग से समझ के उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। मैं शशांक चक्रवर्ती आपको पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि आप सिलेक्शन लेके आएँ नीट और IIT JEE के अंदर। अगर आप 11th-12th में भी हैं तो भी आप 12th में अच्छे से अच्छा स्कोर मेंटेन करते हुए अपना सिलेक्शन को ले सकें। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं यहीं से हम। अगला देखें, यहीं पे मैं 2 ग्राफ और ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देखें वो 2 ग्राफ किस तरीके के, एक ग्राफ तो मैं ऐसा बना देता हूं और एक ग्राफ मैं आपके लिए ऐसा बना देता हूं। देखें जरा इन दोनों ग्राफों को देखें आप, वही y है, वही x है, ये y है, ये x है। बेटा ये ग्राफ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब आप न्यूटन की 2 इक्वेशन देखेंगे, v² = u² + 2s और s = ut + ½ at², तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर दिया गया है, जो ऊपर घात लगी हुई है वो 2 की है, जो पावर लगी हुई है वो 2 की है। तो जब पावर 2 की होती है तब ग्राफ थोड़े से अलग ढंग से बनते हैं, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ की जाती है। अभी तक जितने ही बनाए थे y = mx + c के थे, तो वो वहाँ पे पावर 1 थी, इसी वजह से हम फटाफट बना गए। जितने भी ग्राफ आपके सेकंड ऑर्डर के आएंगे, मतलब जिनकी भी पावर 2 आएगी, वो सारे ग्राफ पैराबोलिक नेचर के होते हैं। तो पैराबोलिक नेचर के हैं तो इसलिए हमें स्लोप फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से ये लेक्चर दिया गया है। अदरवाइज मैं सीधा क्या करता, उन 2 इक्वेशन को लेता और ग्राफ को रिलेट करा देता। बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं 110% आपको वो रिलेट करके दिखाऊंगा और आप फटाक से समझ जाओगे, अरे सर ने जो स्लोप बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, खटाखट समझ में आएगा आपके। तो देखें यहाँ से, अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस बार ग्राफ यहाँ से चालू हुआ है, चालू होते हुए ग्राफ किधर गया, इधर की साइड, तो हम भी क्या इसी ऑर्डर में मारेंगे। मान लो यहाँ पे A पॉइंट लिया, यहाँ B पॉइंट ले लिया और यहाँ आपने C पॉइंट ले लिया। क्या करना है, आगे और पीछे एक पॉइंट लेना है, इससे स्लोप बनाना है। यहाँ आगे और पीछे एक पॉइंट लेना है, इससे स्लोप बनाना है। यहाँ आगे एक पीछे एक पॉइंट लेना है, इससे स्लोप बनाना है। बना लिया, 3 लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। आप देख सकते हैं कि ये θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है और ये θ3 एंगल है। दिमाग चलाते हैं, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, मान लो ये 45 डिग्री का एंगल है और ये मान लो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है। लेकिन आप क्वाड्रेंट देखें, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
तो हमारे पास जो थीटा आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आ रहा है तो आप फिर से वही समझ सकते हैं कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा है तो इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब स्लोप जो आपके पास आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो यहीं से हम काम करना चालू करते हैं। देखें, टेन माइनस का 60, टेन माइनस का 45 और टेन माइनस का 30। अब जरा समझ के देखते हैं, टेन माइनस का 60 मतलब माइनस का टेन 60 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का टेन 45 आ जाएगा, माइनस का टेन 30 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? माइनस, यहाँ से √3 आया। √3 की वैल्यू होती है माइनस का 1.732, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1/√3। अब जरा सोच के और समझ के देखें, मैं आपसे देख रहा हूँ यहाँ पे देखो नेगेटिव में वैल्यू है, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू है। अगर मान लो इसको थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे आया 1/1.7, इसको अगर आप 2 भी मान लो, अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजा टाइप ले लेते हैं, 1/2 अप्रॉक्सीमेटली ले लिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 मतलब 0.5, तो मतलब माइनस का 0.5। अब आप इस बात को समझ के देखें, यहीं से समझ के देखें कि जब आप इसको ये इस वाले ग्राफ को देख रहे हैं तो आपके सामने एंगल तो छोटा होता जा रहा है। एंगल क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई चीज़ बैठी है तो वो क्या दिखाएगी हमें? नेगेटिव दिखाएगी। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव की एक सबसे बड़ी बात होती है, नेगेटिव वैल्यू में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो आप खुद सोच के देखें, ग्राफ आपका चालू हुआ था तो एंगल कितने का बना? 60 का, लेकिन कौन सा था? माइनस में। ये एंगल कितने का बना? 45, लेकिन माइनस में। ये एंगल कितने का बना? 30, लेकिन किसमें? माइनस में। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ तो ये वैल्यू क्या है? वैल्यू नेगेटिव में बड़ी है। इसका मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू कितना है? छोटा है। ठीक है, ये सबसे कम है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में 0.5 माइनस के 1.7 से तो बड़ा ही होगा। तो अगर बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। स्लोप इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नेगेटिव में जो मान जितना छोटा आएगा उतनी उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो यहाँ पे हमें किसको देखना है? नेगेटिव 0.5 को कंसीडर करना है, नेगेटिव -1 को कंसीडर करना है और नेगेटिव -1.732 को कंसीडर करना है। तब हमें समझ में आएगा कि साहब जितना एंगल हमारे पास छोटा आएगा नेगेटिव में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उतना ही वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी नेगेटिव में। तो क्या हमारे पास ग्राफ कैसा चलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर का। जरा इस पे झांकते थे, इस पे जाके ग्राफ यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करा A, यहाँ कंसीडर करा B, यहाँ कंसीडर करा C। आपने बनाया ये, वही 2 पॉइंट लिए, यहाँ से बनाया ये रहा एक, यहाँ से बनाया ये रहा एक, ठीक है, यहाँ से बनाया ये रहा एक। अब आपने एंगल निकालना चालू करा, ये मान लो θ1 हो गया, ये मान लो θ2 हो गया और ये मान लो θ3 हो गया। बनाया आपने एंगल, क्या प्रॉब्लम आ रही? बना लिए साहब। अब हमारे सामने जो एंगल बना यहीं से हमने क्या बोला? tan θ1। आपने इसको क्या बोल दिया? मान लो ये 30 डिग्री बोल दिया, यहाँ आपने इसको 45 डिग्री बोल दिया, यहाँ आपने इसको 60 डिग्री बोल। भाई आपको ये पता है ना कि ये चौथे क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan θ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम तो फटाक से लेके चलेंगे, tan माइनस का 30, tan माइनस का 45 और tan माइनस का 60। तो यहाँ से हम लेके चले, tan माइनस का 30 मतलब कितना? माइनस का 1/√3, ये -1 और ये हमारे पास माइनस का √3। अब आप चेक कर सकते हैं फिर से, ये माइनस में 0.5 अप्रॉक्सीमेट, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का हमारे पास कितना? 1.732। अब आप देखें स्लोप हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू यही है, नेगेटिव में जितना मान छोटा उतनी उसकी वैल्यू बड़ी। सबसे बड़ी वैल्यू यही है, उससे कम और उससे कम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये, इसका मतलब स्लोप इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आपको 4 मैंने कर्व वाले ग्राफ दिखा और 4 कर्व वाले ग्राफ से हमारे ये समझ में आया कि स्लोप कैसा है हमारे पास। पहले वाले में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाया था,
फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा स्ट्रेट लाइन दिखाया जिसमें 0 से लेकर 90 पहला था, दूसरा वाला 90 से लेकर 135 के बीच में था, 90 से लेकर 180 के बीच में था। तीसरा ग्राफ मैंने आपको कर्व फॉर्मेट में दिखाया, चौथा उसके बाद फिर से कर्व फॉर्मेट में दिखाया, पांचवा फिर कर्व फॉर्मेट में दिखाया और छठा भी कर्व फॉर्मेट में दिखाया। मतलब 6 ग्राफ से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर का है और किस तरीके का ग्राफ है। अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया गया है, देखें ध्यान से, मैं आपको एक और बता रहा हूँ लास्ट, अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया गया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपसे कोई पॉइंट दिया गया, मान लो यहाँ y दिया गया और यहाँ पे x दिया गया और आपसे बोला गया ये एक लाइन ड्रॉ करो, स्लोप बनाया आपने यहाँ। अब आप देखो ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, इस लाइन के पैरेलल आ रही है, स्लोप कितना है 10 0 0, तो स्लोप कितना आया 0। इसका मतलब क्या हो गया, समझ के देखें यहाँ पे, पहले इनको नोट कर लें, फिर मैं बस एक लास्ट ग्राफ आपको और समझा देता हूँ, फिर फुल्ली आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, देखें आगे। क्या होता है बेटा, कुछ चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते एकदम से बढ़िया ढंग से याद आ जाती है, क्योंकि अगर अच्छे बच्चे हो, लगातार कमेंट कर रहे हो, लगातार देख रहे हो, व्यूज़ भी बढ़ रहे हो, आपके ऊपर अच्छे से अच्छा कमेंट आ रहा है, तो फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है और फैकल्टी सोचती है यार मैं अपना बेस्ट दूँ, तो हम वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें मैंने आपको ये 2 ग्राफ बनाए, मान लो ये बनाया x, ये y, एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा दिया और एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा दिया, मान लो ये बनाया x और ये बनाया y, एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं किसी पॉइंट लूँगा, A लिया, B लूँगा, C लिया, 3 पॉइंट कोई से भी लिए, सब पे क्या आ गया, इस लाइन के पैरेलल लाइन ही बनाऊँ, ये बन रही है, तो स्लोप कैसा रहा हमारे पास 10 0, मतलब 0, मतलब स्लोप हमारे पास कैसा रहेगा 0, क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, इस लाइन के पैरेलल। हमेशा हम जो लाइन बना रहे हैं वो एंगल कहाँ से बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हमारे को पता लगा कि यार हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, मतलब एंगल कितने का बनेगा 0 का, मतलब स्लोप कितना रहा 0, तो स्लोप आप हमारे पास कितना रहा 0। ठीक है, इस लाइन की बात करें, आपने बोला सर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो सर इसका स्लोप कितना होगा। मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, एंगल कहाँ से बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, 90, लाइन ड्रॉ करी 90, लाइन ड्रॉ करी 90, लाइन ड्रॉ करी 90, और 10 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, मतलब इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड होती है। तो स्लोप कितना है, इनफाइनाइट। क्लियर सी बात है, स्लोप हमारे पास कितना है, इनफाइनाइट। तो हमारे पास इस तरीके की चीज़ें आती हैं, दिमाग में फिक्स करें इन सभी ग्राफों को। मैंने आपको पूरे के पूरे 4, 2, 6 और 2, 8 ग्राफ से आप संपूर्ण आपको पता लगा सकते हैं कौन सा किसका स्लोप है, कैसा क्या नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एज सुन एज पॉसिबल v² = u² + 2s और s = ut + ½ at² ग्राफ बनाना सीखेंगे। और मैं आपको दावा करता हूँ, अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख चुके हैं तो 110% थर्ड लेक्चर में आपको मज़े आ जाएंगे। आप बोलोगे यार सारे ग्राफ हमसे ईजिली ढंग से बनाना सीख चुके हैं, और आपके काइनेमेटिक्स के ग्राफ बोलोगे अरे सर ये तो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। मतलब आप इतने खुश हो जाओगे कि आगे हर लेक्चर को देखने के लिए मतलब एक्साइटेड रहोगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे को देखा, जिन्होंने मुझे अच्छा बताया, मुझे कमेंट करा, मुझसे और मांगने की कोशिश करें कि सर आप और अच्छे ढंग से बढ़िया करो और अच्छा बताओ, मज़े आ जाएंगे सर, है ना, वो चीज़ है। तो मैं अपना और बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम टॉपिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको नोट कर लें और आज हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करें एज सुन एज पॉसिबल। सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। हम स्पेशली सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं जो भी बच्चे इंडिया में देखते हैं इस चीज़ को, यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा हम स्पेशली कोटपुतली के बच्चों के लिए तो स्पेशली इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि कोटपुतली के बच्चा जो कोटा सीकर और जयपुर जाके बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ सिलेक्शन ले आता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चा सिलेक्शन नहीं ला पाता है वो बड़ा होपलेस हो जाता है। तो उनके लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। कोटा की फैकल्टी स्टूडेंट फैक्ट्री में आएँ, ज्वाइन करें या स्टूडेंट फैक्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर देखें, आपको पसंद आएंगे, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।